अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू कासमी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट अनीस फारूकी साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, बड़े जी, दिन के बहुत बाद आपसे शुक्रिया। मुलाकात हो रही है। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। बहुत अरसा हो गया था, लेकिन ये कि आई एम बैक। काम चल रहा था कुछ, स्टिल तो गाए बगाए आपसे और दूसरे दोस्तों से मुलाकात रहती है। जी बिल्कुल। और सर यकीनन आपकी न्यूज़ के ऊपर भी नज़र होगी। और क्या देखते हैं आप पाकिस्तान में? सबसे पहले अगर हम बात करें जी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट की, तो एक जो है ये भी है कि महंगाई तो हो ही रही है, डॉलर रेट ऊपर जा रहा है, पेट्रोल का भी जो है वो काफ़ी जो है रेट है वो बढ़ चुका है। साथ ही साथ ये भी सुनने में आ रहा है, कई हमारे सीनियर जर्नलिस्ट साथी जो इस्लामाबाद से हैं, एजाज सैयद और दूसरे, उनका ये भी कहना है कि इनका हनीमून ख़त्म हो चुका है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, पीटीआई का। इस पे आप कहाँ तक एग्री करते हैं? देखिए, हनीमून की बात तो खैर मैं बाद में करूँगा, क्योंकि वो अभी ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जब ख़त्म होता है तो जो कीड़े मकोड़े हैं वो साइडों से निकलना शुरू हो जाते हैं, और वो अभी तक इंटैक्ट हैं। जब तक शेख रशीद जैसे लोग जो हैं इधर उधर अपनी बातें नहीं करेंगे, जब तक आपको इशारे नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनके अपने पंटर्स होते हैं जो ये काम करते हैं, हुकूमतों में रहते हैं। एक पूरा टोला है, एक तरह की शैडो गवर्नमेंट है जो कि साथ साथ चलती है। वो कहते हैं ना, ये कौन है जो तेरे साथ साथ चलता है, एक साया है। हम्म। वो साया जो होता है ना, वो शैडो गवर्नमेंट होती है, जिसमें हम्म। टेक्नोक्रेट्स, नाकाम पॉलिटिशियन, लोटे, वो सब लोग शामिल होते हैं, जो हर दौर में होंगे, आपको नजर आएंगे। जरदारी साहब के दौर में भी होंगे, मुशर्रफ के दौर में भी होंगे, नवाज शरीफ के दौर में भी होंगे। वो बस बरसाती मेंढक मशरूम ग्रोथ होती है उनकी। सो दे आर स्टिल इंटैक्ट, और जब तक वो इंटैक्ट हैं, आप भूल जाइए कि एस्टेब्लिशमेंट का दस्ते शफकत उनके सर से हटा है, अभी नहीं हटा। तो हनीमून स्टिल ऑन, दे वांट टू कैरी ऑन विद द हनीमून एज लॉन्ग एज पॉसिबल, क्योंकि इसमें उनकी इज्जत है। ये एक ऐसी हड्डी है जो उगली जा रही है, ना निगली जा रही है। इमरान खान ने परफॉर्मेंस के नाम पे जो कौम को ज़बू हाली का शिकार किया है, वो आप भी जानती हैं। और मतलब इखलाकी इन्हितात की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एथिकल मॉरल devaluation of Pakistani society. I'm talking about the economical, from the GDP growth perspective, from international trade, import and export perspective, दुनिया की आलमी मंडियों में हमारी मसनूआत या जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, उनकी एक्सपोर्ट में कमी, ये सारी चीज़ें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि एक गवर्नमेंट ने इन तमाम चीज़ों पे तवज्जो नहीं दी, और उनका दारोमदार आरजू सिर्फ इस चीज़ पे रहा कि किसी तरह से अदालतों के ज़रिए, नेशनल अकाउंटिंग ब्यूरो के ज़रिए लोगों के जहनों में ये तासुर जमाने की कोशिश की जाए कि जितने पिछले आए थे वो बिल्कुल ही करप्ट, चोर, डाकू, लुटेरे थे। हम जो हैं वो पारसा हैं, हम पैगंबर हैं, पैगंबर हैं, नबी हैं, और हम बहुत साफ सुथरे लोग हैं। और हमें जो है ना, और नाम इसलिए उन्होंने मदीने की रियासत भी इस्तेमाल किया, इसीलिए उन्होंने जो इस्लाम का नाम भी इस्तेमाल किया। और जो आप देख रही हैं कि तालिबान के आने से जो खुश भी बहुत दिखाई दे रहे हैं, और शायद यही वजह है कि जो बाइडन की कॉल भी इनको नहीं आ रही। तो परफॉर्मेंस की जो इंडिकेटर्स होते हैं, वो मुझे और आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो आपको कोई भी मईशत का माहिर आपको बता देगा, कोई भी मईशत का माहिर। लेकिन सर, तो अब जब डॉलर 100 रुपए का था तो सॉरी, तो हुक्मरान चोर थे। और जब डॉलर 170 का हो गया आज, तो हुक्मरान जो है वो चोर नहीं है, वो तो बहुत नेक हैं और बिल्कुल करप्शन फ्री है। जी जी बिल्कुल, तो वही बात है कि जब हमने किसी को पारसा साबित करना होता है, तो फिर अपनी पूरी मशीनरी लगा दी जाती है। 2000 का मजमा का धरने को 40 लाख बताने वाले लोग भी आज मीडिया में बैठे हुए हैं। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का इल्ज़ाम दूसरों पे, डिसेंट वॉइसेस पे लगाने वाले लोग, जिन्होंने ये नैरेटिव बिल्ड किया। एम्पायर की उंगली वाला एम्पायर कौन है, सब जानते हैं कि किस एम्पायर के ज़रिए मैदान में आए हैं। तो ये शैतान को फरिश्ता और फरिश्ते को शैतान करने का गुर जिसको आ जाए ना, फिर वो बनाना रिपब्लिक बड़ी बड़ी कामयाबी से काफ़ी अरसे तक चलती है। अफ्रीका के जो कॉन्गो रियासतें थी, ममालिक थे जहाँ पे डिक्टेटर्स आए, उनकी नाकामी का सबब ये बना कि उन्होंने ये मीडिया वॉर गेम खेलना उनको नहीं आया, उनको सिर्फ बंदूक चलानी आई। और हमारे
कहते हैं कि जो हमारे जियाले हैं, इन्होंने जो बहादुर सिपाही हैं, सपूत हैं, पुत्र हटादे हैं, इन्होंने बंदूक चलाना तो सीखी नहीं, ना उन्होंने कभी चलाई, क्योंकि चलाने की नौबत ही नहीं आई, क्योंकि जब पीछे की तरफ भाग रहे होते हैं तो उस वक्त तो ज़रूरी नहीं होता कि आप गोली भी चलाएं। तो शिकस्त खोर्दा फौज ने बड़ी कामयाबी से एक तरह से मीडिया पे अपनी जंग को लॉन्च किया, एंड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड जो इन्होंने लॉन्च की है, क्योंकि 22 करोड़ आवाम के जहनों से खेलना आसान काम नहीं होता। इन्होंने 22 करोड़ लोगों के दिमागों से खेल के एक नैरेटिव बिल्ड किया, इमरान खान को एक देवमालाई हीरो, एक कुदरत का दिया हुआ अतिया, एक तोहफा, एक इनायत, एक करम बताई कि ये हमारे भाई आपके ऊपर जो है इस वक्त के जो है नाउजुबिल्लाह नबी नाजिल हो गए हैं, और ये इनके जो पुराने करतूत हैं, जो इनकी हरामकारियां हैं, उसको तो आप भूल जाएं, नज़रअंदाज कर दें, और वो देखिए लोग भूल भी गए। यही वो कामयाबी होती है जो एक नैरेटिव बिल्डिंग मशीनरी जिस तरह से काम करती है, वो कामयाबी यही होती है कि वो इतना नेगेटिव से नेगेटिव, यानी कि शैतान इविल फोर्स को भी वो फरिश्ता साबित कर देते हैं। और आज हम बाहर बैठे, हम तो नहीं भूले इमरान खान के ऑक्सफोर्ड के ज़माने की और कैलिफोर्निया की दुनिया और प्ले बॉय लाइफ, और हम कैसे मान लें कि जी मदीने की रियासत, मदीना नाउजुबिल्लाह, वो जिन लोगों ने मदीने की रियासत थी, वो तो जिस दर्जे पे फाइज थे, इमरान तो उनके पाँव की खाक की धूल भी नहीं है। तो दिस इज द आयरनी ऑफ टुडेज वर्ल्ड, कि जहाँ पे ISPR और पाकिस्तान के निजी टेलीविजन के बिकाऊ लिफाफे एंकर्स एक नैरेटिव आवाम के दिमागों में बिल्ड कर रहे हैं, और वो बड़े मजे से उसको बाय भी कर रहे हैं, उसको लेके भी चल रहे हैं, लेकिन भाई परफॉर्मेंस तो नहीं बता रही, आपकी जो हुकूमत की कारकर्दगी है वो तो नहीं बता रही, आपके जो डॉलर का जो रेट है वो तो नहीं बता रहा। आप दुनिया से मुकाबले की बात करते हो, हिंदुस्तान से मुकाबले की बात करते हो, लेकिन हिंदुस्तान का डॉलर, आपका डॉलर, तो शिकस्त किसकी हुई? डॉलर से लड़ रहा है, और आप देख रही हैं कि हार रहा है हमारा डॉलर बुरी तरह से। तरह वो आप डॉलर की बात कर रही हैं, अब तो कर रहे हैं, अब तो टका भी हमसे आगे बढ़ चुका है, जैसे कि जो बांग्लादेश की करेंसी है वो भी हमसे बेहतर जा रही है। और बंगाल सर भी आज साथ कह रहे ही हैं कि 2 टके की रियासत हो गई है, जो जिनको इन्होंने 2 टके के लोग कहा था, जिनको इन्होंने कमजोर भूखे नंगे भिखारी कहा था, जिनको इन्होंने मारा था, पीटा था, रेप किया था, आज वो उन्होंने 2 टके की औकात कर दी है। लेकिन ये सर आजकल जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो हमसे ज्यादा तो तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर लग रहे हैं। वो बार बार उनके लिए फंड की अपील कर रहे हैं, और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि अगर ना दिया तो फिर उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। क्या मतलब, ये धमकी दे के क्या हफ्ता ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? भत्ताखोरी का एक सिलसिला शुरू करने की कोशिश है, नाकाम कोशिश है। कौन इनको, चाइना अगर अपना पैसा देगा भी तो वो एक बहुत अग्रेसिव उसके अंदर अपना इंटरेस्ट चाहेगा, अफगानिस्तान में अपना हिस्सा चाहेगा, अपना स्टेक मांगेगा, और इतना आसान नहीं है दुनिया के दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं कि वो इतनी इजीली एक्सेस किसी को दे सकें, ताकि वो रीजन जो है वो अनकंट्रोलेबल हो जाए, चाइना का एक प्रॉक्सी हो जाए, चाइना उसमें डेप्थ तक घुस जाए, और उसके बाद पाकिस्तान और चाइना और अफ़गानिस्तान की उस सरजमीन को इस्तेमाल करके दुनिया के ख़ास तौर पे ईरान, नेबरिंग कंट्री और इंडिया पे वो अपनी एक हेजमनी जो है कायम कर सकें। सो आई डोंट थिंक दैट विल बी ईजी, इसीलिए चाइना पैसा देगा भी तो बहुत महदूद तरीके से देगा, लेकिन उससे गुजारा कुछ दिनों तक हो जाएगा। बज़ाहिर इस वक्त 1 महीने का जो है खर्चा रखा हुआ है तालिबान के पास। अब हमारे ही पैसों से जो पापा जान वाले लोग लेकर गए थे, अब उनको कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे अफगानिस्तान में अपनी इज्जत बचाने के लिए, लेकिन वो उनके पास पैसा है नहीं अफगानियों के पास, एंड इट्स ट्रू। और उसके लिए वो तमाम ज़राए भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसमें हमारे वज़ीर ख़ारजा हों या हमारी हुकूमत हो या हमारी बैक जो कहते हैं कि पसे मंज़र जो कार्रवाइयाँ हो रही हों। जनरल फैज़ साहब भी गए थे, सुना है उन्होंने एयरलाइन के लिए भी एक्सेस मांगा है, उन्होंने कहा है कि हमें इजाज़त दी जाए। वो उस मंडियों तक सबसे पहले पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इससे पहले किसी और के कदम जमे वहाँ पर, हमारे वहाँ पर एक तरह का एक्सेस हो जाए, मोनोपोली हो जाए। देखिए सर, अमेरिका भी नाराज ही नजर आ रहा है। आज भी उन्होंने अमेरिकन टीवी को इंटरव्यू दिया है इमरान खान साहब ने, तो उन्होंने कहा कि कॉल नहीं आई है। हाँ, पता नहीं कॉल नहीं आई है, फ़ोन को सही करें, तार वार चेक करें ज़रा, और मतलब बैटरी वगैरह डाल के देखें, शायद कॉल आ रही हो, मिस हो रही हो, या ये कि वो सबा इजी लोड से अगर अपने फ़ोन में थोड़ा सा लोड करवा लें इजी पैसे से, सो दैट मे बी जो बाइडेन की कॉल उस पर आ रही हो, सबा को जा रही होगी, लेकिन इमरान खान को नहीं जा रही।
लेकिन सर क्यों अमेरिका क्यों नाराज नजर आ रहा है? इन्होंने तो नहीं, पैसे अमेरिका पकड़ नाराज पकड़ नहीं के है जो सर। कहा जा रहा था सभी कुछ कर रहे थे, तो अमेरिका डूमोर करते जा रहे थे ये। नाराज नहीं है, अमेरिका नाराज नहीं है, अमेरिका नाराज नहीं है। ये बात को समझिए, ये जो बाइडेन का फोन नहीं आ रहा है, ये इसलिए नहीं आ रहा है कि ये आगे की प्लानिंग है। कल को अगर कोई अमेरिका सख्त कदम उठाता है तो उसके पास एक जवाब होगा, क्योंकि जब भी अमेरिका ने सख्त कदम उठाने की माजी में कोशिश की तो उसको वहां की एस्टेब्लिशमेंट ने ये कहा कि पाकिस्तान इज अ ग्रेट एलाई ऑफ अमेरिका, राइट। पाकिस्तान इज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ अमेरिका, और फ्रेंड्स ऑफ अमेरिका के नाम से वहाँ पे जो एनजीओज और जिस तरह की लॉबिंग फर्म्स वगैरह बनी, तो उन्होंने कुछ काम किया था उस जमाने। लेकिन अब वो चाहते हैं कि जब भी कोई सख्त कार्रवाई की जाए या करने का मौका आए, जब भी, तो वो उस वक्त ही कोई कह ना सके कि अलाई वलाई था, क्योंकि अलाई तो रहे नहीं है वो। इसीलिए आप देखें कि उन्होंने कतर से मदद मांग ली अपने लोगों को इवैक्यूएट कराने में, एक्सट्रैक्ट कराने में। उनकी एयरलाइन को यूज़ कर लिया, पीआईए को यूज़ नहीं किया उन्होंने, क्योंकि पीआईए को यूज़ करने का मकसद होता है कि अपने ऊपर एक एहसान लेना, और वही एलआई वाला एलआई की आड़ में जो है ना फिर हम छुरा घोंपते हैं उनकी, जिस तरह हमेशा धोखा दिया है। सो इसीलिए अमेरिका नाराज़ नहीं है, अमेरिका प्लानिंग कर रहा है, और वो प्लानिंग करेगा बड़े तरीके से। इट टेक्स टाइम समटाइम्स, लेकिन आई थिंक इट्स अबाउट टाइम। आपने देखा कि हिंदुस्तान भी खामोश है। इंडिया क्यों खामोश है? इंडिया इसलिए खामोश है कि अभी वक्त नहीं आया है। इंडिया का कोई नुकसान ही नहीं हुआ न, तो इंडिया क्यों अभी एक पराए फड्डे में टांग अड़ाए? लेकिन जब वक्त आएगा तो तमाम इत्तेहादी जो रियल एलाइज होंगे, जिसमें अमेरिका, इंडिया और अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो, और ईरान, ये सब मिलकर उस खित्ते में सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए भी काम करेंगे, और ये जो हेजेमनी है इसको ख़त्म करने की भी जो है कार्रवाई शुरू होगी। तो सर अभी आप पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को कैसे देखते हैं? इसलिए कि सारे मुल्क ही नाराज आ रहे हैं, बल्कि जो ईरान के प्रेसिडेंट थे पहले, उन्होंने भी, एक फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है उनका भी स्टेटमेंट आ गया था, और वो भी काफी नाराज थे। एक दो दिन पहले मैंने देखा, 2 दिन पहले शायद, उनकी भी स्टेटमेंट मौजूद है। तो सब नाराज क्यों नजर आ रहे हैं? कहाँ पे इनसे गलती हो गई, या ये संभाल नहीं पा रहे हैं, या ये खुद ये चाहते हैं कैसा हो? फॉरेन पॉलिसी तो फॉरेन चेंज होती रहती है हमारी। तो अभी हमने फॉरेन चेंज की है तालिबान के लिए, तो आप मुझे बताएं कि जब आप तालिबान के लिए बयानात दे रहे होंगे, तो दुनिया का कौन सा मुल्क है जो आपके साथ अलाइन होना पसंद करेगा इस मौके पर? आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी सोच समझ के, मतलब एक सेक्रेटरी लेवल के जो काम हैं वो अगर वज़ीर ख़ारजा कर रहा है, तो फिर जो दीगर ममालिक के जो डिप्लोमेट्स और वज़ीर ख़ारजा हैं वो सोचेंगे कि हमें इस बंदे के साथ अपनी तस्वीर खिंचवानी भी चाहिए कि नहीं खिंचवानी चाहिए, क्योंकि ये तो तालिबान का वज़ीर ख़ारजा लग रहा है हमें। उनके इसमें इसने सिर्फ सूट पहना हुआ है, टाई पहनी हुई है और अंग्रेज़ी बोल रहा है, हालाँकि अब तो तालिबान भी अंग्रेज़ी बोल रहे हैं। लेकिन ये कि ये बंदा तो तालिबान का लग रहा है, और वो जिस वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को एक ज़माने में तालिबान खान कहा जाता था, गलत नहीं कहा जाता था, आज वो साबित हो गया। तो इसीलिए दुनिया में हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी, हमारी इमेज, तसव्वुर, एक सॉफ्ट इमेज बहुत बुरी तरह डैमेज हुई है। इस एडवेंचरिज़्म में जो कि जनरल फैज़ ने जाके किया, फिर शाह महमूद कुरैशी ने किया, और इमरान खान के बयानात के तालिबान सही हो जाएंगे, उनको मौका दिया जाए। अभी अभी औरतों को उन्होंने ये भी कहा कि औरतें अगर अभी बुरक़े में हैं तो कोई बात नहीं, जब वक्त आएगा तो उसको भी देख लिया जाएगा, लेकिन अभी तालिबान को मौका दिया जाए। पूरी सिफारिश कर रहे हैं हर तरह से। तालिबान न कभी पहले सुधरे थे, ना आज सुधरे हैं, ना कल सुधरेंगे। और आप देख रही हैं कि जिस तरह की इमेजेस दुनिया के सामने आ रही हैं, कि आते ही उन्होंने जिस तरह से डंडे बरसाना शुरू किए हैं ख़वातीन, जिस तरह से सड़कों में चलते हुए, बाज़ारों में चलते हुए, बसों में, गाड़ियों में उन्होंने मज़ालिम का सिलसिला शुरू किया है, जो कोड़े बरसाने शुरू किए हैं। सो हाउ इज़ दिस गोइंग टू चेंज एनीथिंग इन वर्ल्ड आई? आप तो कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कि हम बिल्कुल डिफरेंट हैं, हम इंसानी हकूक़ की बात करेंगे, हम मीडिया पे पाबंदियाँ नहीं लगाएंगे। आप जर्नलिस्ट को मारते हैं, आप औरतों को मारते हैं, आप जो है वहाँ पे सर मीडिया पे तो पाकिस्तान में भी पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है। मीडिया पे तो यहाँ भी 2-3 दिन से लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। यहाँ के जर्नलिस्ट, किस बात से ये लोग डरे हुए हैं, किस बात का खौफ है इन्हें? और क्या ये अब सच छुपा सकते हैं लोगों से? अगर ये मीडिया पे पाबंदी लगा भी दें तब भी क्या इनको लगता है कि लोगों को सच्चाई का पता नहीं लगेगा? इंतहाई अहमकाना एक लाया अमल इख्तियार किया है जिसने भी किया है। कभी भी मीडिया को दबाने से मामलात हल नहीं होते। आपने देखा कि जब तक मीडिया को खुली आज़ादी थी, वो छोटा-मोटा बोल लेते थे, लेकिन कोई वो एकदम से उभरी नहीं थी पावर। अब इस वक़्त वो जितनी ताकत से उसको दबा रहे हैं, वो उतनी ताकत से उभर रही है, और उनको भी रियलाइज़ हो रहा है कि ये वही इमरान खान
जनरल पाशा की पैदावार, जनरल ज़हीरुल इस्लाम की पैदावार, कि जिसको हमने धरने में जो है वो हीरो साबित किया था, जिसको हमने मसीहा बना दिया था, जिसको हमने खुदा बना दिया था, कि करोड़ों अरबों लोग इस वक्त जो है हमें टेलीविजन पे देख रहे हैं, गाने चल रहे हैं, कंटेनर पे खड़े हुए हैं। किसने बनाया था इनको? इन्हीं मीडिया वालों ने बनाया था ना। और बहरहाल उनकी मजबूरियां होंगी, लेकिन आज वही इमरान खान देख रहे हैं कि धीरे धीरे वही मीडिया उभर के उनकी सच्चाइयां भी जो कि दिखाना चाह रहा है अवाम को, जो रियलिटीज हैं इकोनॉमी की, या जो भी मुल्क जिस सिमत में जा रहा है, तो वो उनको ये बात पसंद नहीं आ रही। लेकिन अगर मुकम्मल ब्लैकआउट भी कर देंगे, जो कि मार्शल्लाह में होता है, तो भी दुनिया का मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, आप शायद इतना ना कह सकें, हम ज्यादा कह लेंगे थोड़ा सा, लेकिन वो जारी रहेगा सिलसिला। तो दिस इज नॉट द सोल्यूशन, ये सोल्यूशन नहीं है। ये फवाद चौधरी जैसे नालायक लोग बैठ कर जो मशवरे देते हैं इस्लामाबाद में, ये अपने आप के पाँव पे कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है कि आप खुद आप, और वो खुद एक ज़माने में मीडिया से मुंसलिक रहे हैं, लेकिन अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो करें तो करें क्या, क्योंकि उन्होंने अपनी सी पूरी कोशिश कर ली, बीना मलिक को छोड़ के, महबूब शयात को छोड़ के, मुख्तलिफ फनकारों को, अदाकारों को, कार्टूनों को, जोकरों को छोड़ के। अब जिस सियासत का डिफेंस ये लोग करेंगे, तो आप मुझे बताइए कि हमें हंसी आएगी कि नहीं आएगी? आप ये बताइए कि दुनिया कहेगी कि डोंट यू हैव डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स, और आपके पास कोई ऐसा बंदा नहीं है, आपके पास मीडिया वाले नहीं है जो कि अपनी एकेडमिकली इसको डिफेंड कर सकते हैं। डिफेंड किया जा सकता है, ये नहीं कि डिफेंड नहीं किया जा सकता, डिफेंड किया जा सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये लोग बड़े हैप्पी हो जाते हैं। ये आसिफ गफूर टाइप के जो लोग हैं, ये फनकारों से बड़ी जल्दी मरूब हो जाते हैं, खिलाड़ियों से बड़ी जल्दी मरूब हो जाते हैं कि शायद अफरीदी को खड़ा कर देंगे तो हम जो है ना लोग बड़ी मान लेंगे बात। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। सबसे बड़ी गलती तो आपने इमरान खान को लाके की है। ठीक है, इमरान खान 11 खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी था जिसने 1992 का वर्ल्ड कप जीता, तो एक एक करके अगर 11 साल तक ये लोग हुकूमत करते रहे सारे 92 की टीम, तो हम लोग किधर जाएंगे? पाकिस्तान की कौम किधर जाएगी? तो पाकिस्तान की कौम को पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम चाहिए, जो एक मैच्योर पॉलिटिकल सिस्टम होता है वो चाहिए। आप भी एक अच्छी पार्टी बने। जेन्युइन लोग जो थे आपके, वो तो छोड़ के भाग गए आपके। अब जो इन लोगों को क्लियर करके एक पार्टी में इलेक्शन में उतरे, मैदान साफ करें और देखें कि आप कहाँ खड़े होते हैं। कल को आप यू कैन बी पार्ट ऑफ अपोजिशन, सो दैट इज द रियल डेमोक्रेसी। लेकिन अभी जो सर डेमोक्रेसी जैसे कर रहे आप हैं, इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, तो सर इलेक्शंस की बात आपने जैसे की, तो वहां पे एक चीज और सवाल पैदा होता है कि बड़ा बड़ा झगड़ा चल रहा है कि जी इलेक्शन किस तरह से होना चाहिए, और जो है इन्होंने कहा था कि जी वोटिंग मशीन्स लगाएंगे ये, और उस पे भी बड़ा एतराज हो रहा था, और अपोजिशन जो है उस पे एग्री नहीं है। वो कह रहे हैं जी अगर ये वोटिंग मशीन्स लगाएंगे अगर ये, तो वो तो फिर एक दिन पहले रिजल्ट आउट हो जाएगा इनका, जो तरीका है यहाँ हर पे। चीज देखें, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में कुछ भी लगा लें, तीन चीजें होती हैं कि कितने वोट पड़े, कितने वोट गिने गए, और कितने वोटों का अनाउंसमेंट की गई। तो जो आखिरी स्टेप है ना, कितने वोटों का अनाउंसमेंट, सारा फैसला वहां होना है। आप सिस्टम बीच में कोई भी फिल्टर लगा लें, फिल्टर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो इन दी एंड अनाउंसमेंट होनी है वो तो मीडिया पे बैठ के होनी है, और मीडिया इज टोटली कंट्रोल। तो इसीलिए मीडिया को कंट्रोल किया गया है, और ये जर्नलिस्ट को खामोश किया जा रहा है कि जब आने वाले इलेक्शन में जाहिर है कि धांधली को फिजिकली करना बड़ा मुश्किल होता है, मैनेज करना, क्योंकि वो डब्बों में पड़ रहे होते हैं, कैमरे लेके जर्नलिस्ट खड़े हुए होते हैं, स्क्रूटनियर होते हैं, वहां पे लोगों के अपनी अपनी पार्टी के नुमाइंदे होते हैं, वोट गिने जाते हैं, सब कुछ होता है। कितने आप जो है वो धुंध कर लेंगे, कितनी धुंध और कितनी बारिश आ जाएगी, वो भी बहुत मुश्किल होता है। कितने आप जो है आरओज को अगवा कर लेंगे, वो भी बड़ा मुश्किल होता है। तो बहरहाल इन दी एंड क्या होता है, वो इंजीनियर इलेक्शंस जो आजकल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जो दौर में होते हैं, जो मेजर लोग करवा रहे हैं, ब्रिगेडियर आपके हमारे जो करवाएंगे इंशाल्लाह आने वाले दौर में, वो काउंटिंग में नहीं करवाएंगे, वो पोलिंग में नहीं करवाएंगे, वो अनाउंसमेंट में करवाएंगे। कि जब अनाउंस होगा तो वो बता देंगे भाई ये जीत गया है, और आपको मनो अन तस्लीम करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक नेक लोग हैं, फरिश्ते लोग हैं, मदीने की रियासत के अलमबरदार हैं, नबी के भेजे हुए लोग हैं, शायद कि हमें उनकी बात माननी ही पड़ेगी लामाला। और पाकिस्तान के लोग जो हैं फिर याद इलाही में मशगूल होकर कुछ अर्से के बाद महंगाई में उन्हीं को गालियां दे रहे होंगे। लेकिन सर ये बार बार कहते हैं, सारी दुनिया से बल्कि कहते जा रहे हैं कि जी तालिबान को तस्लीम किया जाए, और खुद नहीं कर रहे। खुद क्यों नहीं कर रहे? एक दफा अनाउंसमेंट कर देना कि जी हम तालिबान को मानते हैं, हमने तस्लीम कर लिया है, क्यों नहीं ये कर रहे? लेकिन बाकी सबसे कहते जा रहे हैं। एज ए ब्रदर मुल्क, एज ए नेबरिंग कंट्री, एज ए मदीने की रियासत के खलीफा, इमरान साहब को चाहिए था कि पहली फुर्सत में उसको तस्लीम करते और करें। और वो अगर बहादुर
सच्चे इस्लाम के सिपाही हैं तो उनको जो है तालिबान को सबसे पहले तस्लीम करके एक तारीख रकम कर देनी चाहिए कि हमने दुनिया में अपने भाइयों को सबसे पहले तस्लीम किया। लेकिन वो नहीं कर रहे। वो इसलिए नहीं कर रहे कि उनको दुनिया के साथ भी जीना है। उनको उनके बच्चे तो अमेरिका में पढ़ रहे हैं ना, उनके बच्चे तो ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड और इन जगहों पे पढ़ रहे हैं ना, जो हम जर्नैल हैं उन सब के। वो उन लोगों को कैसे नाराज़ कर लें? उनकी जो फंडिंग आ रही है अभी भी आईएमएफ का कर्जा उधार देना है ना, ऐसे तो नहीं ना कि वो उससे फारिग हो गए। सो ये सारी चीज़ें देखते हुए अभी उन्होंने ज़बानी कलामी मुँह की फायरिंग जिसे कहते हैं वो की हुई है, लेकिन उस पे इनमें जुर्रत नहीं है कि वो उसको अमल कर सकें। पसे पर्दा जिस तरह से अब इस वक्त पसे पर्दा माशाल्लाह चल रहा है पाकिस्तान में, इसी तरह पसे पर्दा एक तालिबान की हामी हुकूमत चल रही है पाकिस्तान में, और दोनों भाई मिलके इस खित्ते पे ग़ज़वा हिंद छेड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका तो बात की बात है, हिंदुस्तान को होशियार हो जाना चाहिए। मोदी जी को मैं कहता हूँ अलर्ट होना चाहिए कि जी ग़ज़वा हिंद आ रहा है, अब आप देखें क्या करेंगे। हिंदुस्तानियों आप भी तैयार हो जाओ। अगरचे ऐसा कभी होगा नहीं। इनमें जो जिस तरह से जम्मू कश्मीर पे इन्होंने सर ख़म किया है, तस्लीम किया है, प्लेट में रख के दिया है, इनमें इतना दम ख़म नहीं है कि ये ग़ज़वा हिंद की बात कर सकें। ये अपना पीओके बचा लें ना, तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान और सिंध को बचा लें, तो भी बहुत बड़ी बात होगी। ये भी इनके हाथ से निकल रहा है। लेकिन सर इनकी अपनी इमरान खान साहब की पार्टी की जो एक मेंबर है, वो टीवी पे बैठ के कह चुकी हैं कि जी तालिबान हमें कश्मीर लेके देने वाले हैं, मतलब तालिबान से इनकी कोई बात हो गई क्या? और दूसरा, तालिबान की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आ गया था कि हम कश्मीर समेत पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाएंगे, लेकिन उन्होंने चाइना का नाम फिर भी नहीं लिया। आप किसी भी अक्लमंद इंसान से पूछेंगी तो वो आपको बताएगा कि 75,000 तालिबान हैं, 6 लाख पाकिस्तान की फ़ौज है। तो जब 6 लाख फ़ौजी पाकिस्तान के कश्मीर नहीं आज़ाद करवा सके या बचा नहीं सके, तो 75,000 कैसे बचाएंगे? तो ये एक ऐसा सवाल है जो कि इन अक़ल के अंधों से करने की शदीद ज़रूरत है कि तालिबान ने जिस तरह से अमेरिका ने मैदान खाली छोड़ा तो वो कीड़े मकोड़ों की तरह निकल के आया और काबुल पे काबिज़ हो गए। वो मैदान छोड़ा गया उनके लिए ताकि इनको इनके जो मंतकी अंजाम तक जो इनका कंक्लूजन है, लॉजिकल कंक्लूजन है, वहाँ तक लेके जाया जाए। और वो इसी तरह मुमकिन था कि एक बार इनको मुतक़िल अनान जो है हाकमियत दे दी जाए, और उसके बाद वहाँ के लोग अब देख रहे हैं कि पहले कभी तसव्वुर नहीं होता था कि अफ़गानिस्तान में ख़वातीन जो हैं वो महिलाओं का एक एहतजाज हो, एक प्रोटेस्ट हो, नहीं होता था। अब हो रहा है, आवाज़ें उठ रही हैं। अब ये दुनिया चूँकि इतनी एडवांस हो चुकी है, अब वो बिल्कुल ही गर्दनें काटने के जो है लायक नहीं रहे तालिबान। तो धीरे-धीरे उनके गुब्बारे में से हवा निकाल दी जाएगी, और वो जब वो गुब्बारे में हवा निकलेगी तो फिर आप देखेंगे, दुनिया भी देखेगी, वो ऐसे इवेपोरेट होंगे कि आपको नज़र भी नहीं आएंगे। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात ये कि उसके बाद एक कोई फीमेल्स का प्रोटेस्ट और दिखाया गया था जिसमें वो बुर्के पहनी हुई थी, और कई जर्नलिस्ट जो वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने कहा कि ये आदमी थे बुर्के के अंदर, तो आइडिया फीमेल्स थी देने ही वाले नहीं। भी हमारे अपने लोग थे ना, जो उनको मास्टर है ना यहाँ। तो हम हमारे साहब गए हुए थे ना, बड़े साहब चाय का कप लेके हाथ में खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा था कि भाई देखो, फिक्र नहीं करो, ये ऐसा है, पंजशीर में हम तुम्हारी ये हेल्प करेंगे अगर कोई और वो देखिए उन्होंने किस तरह से मीडिया पे कब्जा किया। वही स्क्रिप्ट है जो कि यहाँ के मीडिया पे कब्जा किया गया है, गन्स के साथ बाकायदा किया गया है। तो वहाँ तो मादर पे जरा इनको आज़ादी मिली थी। तो ज़रा फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है आपको? तालिबान का क्या पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर रहेगा, या कहीं न कहीं जाके कोई क्लैश होता हुआ नज़र आ रहा है? क्योंकि अगर किसी किस्म का भी क्लैश होता है, तो भुगतना तो पाकिस्तान को पड़ेगा। ऑफ कोर्स तालिबान को तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, उनका तो पहले ही कुछ नहीं है। तालिबान भी अब पहले जैसे तालिबान नहीं रहे, तो वो भी अपना इंटरेस्ट देखेंगे अब। और अगर उन्होंने देखा कि उनको ज़्यादा फ़ायदा और झुकाव उनका उन लोगों के साथ है, उन कौमों के साथ है जो कि उनको फंड्स दे सकते हैं, जो कि उनकी प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट में साथ दे सकते हैं, तो फिर वो शायद पाकिस्तान के लिए मुश्किल तो पैदा ना करें, लेकिन वो दोस्ती, वो प्यार, वो मोहब्बत पहले जैसी शायद ना रहे। और इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए बार-बार चक्कर लग रहे हैं फैज़ साहब के। और फैज़ साहब को भी कोई बहुत ज़्यादा हिम्मत अफ़ज़ा वहाँ से हौसला अफ़ज़ा जवाब नहीं मिला है। उनसे कह दिया गया है कि आप का बहुत-बहुत शुक्रिया, आए चाय पिए और इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। लेकिन वो अभी वेट एंड सी की सिचुएशन है। वो अपने मफादात को, अपने इंटरेस्ट को सिक्योर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हम किस तरह से करेंगे, क्या हम कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एक मुल्क को चलाने के लिए किसी
एक भिखारी जो है वो अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए दूसरे भिखारी से मदद नहीं लेता है। उसके लिए उसको अपने किसी अच्छे दोस्त का साथ चाहिए होता है जो कि उसकी बुरे वक्त में मदद कर सके। और क्लियरली पाकिस्तान इज़ नॉट इन ए पोजीशन कि वो अफ़गानिस्तान की सिवाय बातों के और हमदर्दियों के और मदीने की रियासत के नारों के हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन सर हमेशा से तो यही कहते आए हैं ये कि बल्कि इन्होंने तो बड़ा खुल के वेलकम किया था जब ये तालिबान की गवर्नमेंट आई थी, आई थिंक 15 अगस्त थी, तो तब तो ये बहुत इन्होंने शोर मचाया था और बड़ा वेलकम किया था और जी गुलामी की जंजीरें टूट गई और ये हो गया वो हो गया। तो ये जब इस तरह की बातें करेंगे, मैं लास्ट में यही पूछना चाहूंगी आपसे कि एक तरफ तो कहते हैं हमने सॉफ्ट इमेज बनानी है पाकिस्तान की ताकि FATF से निकले, दूसरी तरफ तालिबान को सपोर्ट करते हैं और खुल्लम खुल्ला सपोर्ट करते हैं, तो FATF से निकल पाएंगे या आपको लग रहा है और ज़्यादा मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं? नहीं, देखिए FATF भी है और दूसरी बात ये कि आप FATF तो एक गैर जिसे कहते हैं गैर नहीं अपने। मेरा तो उन अपनों से मैं परेशान हूँ कि वो जो APS के बच्चों और वालदैन की और ख़ानदानों की जो दर्दनाक दास्तान है जिन्हें मारा तालिबान ने, उनको ये लोग क्या जवाब देंगे? उसके लिए ये किस एंकर को बिठाएंगे, किस दानिश्वर को बिठाएंगे, किस जो है लाल टोपी वाले को बिठाएंगे जो कि ये राग उनको दे सके कि वो सही था, अब जो है ना ये वाले तालिबान अच्छे हैं, ये ज़रा नहीं मारेंगे बच्चों को, अगर मारेंगे भी तो ज़रा तसल्ली से मारेंगे। मतलब वो दैट इज़ अनफॉरगेटेबल इवेंट इन द हिस्ट्री जो कि बच्चों के साथ जुल्म किया है तालिबान ने, और ये वही तालिबान थे जो आज बैठे हुए हैं काबुल में। तो मैं या मेरे कोई दिल रखने वाला शख्स तो इनको माफ़ नहीं कर सकता। और मैं सोचता हूँ लेकिन कि ये तो कहते हैं कि वो TTP ने किया था, इन्होंने तो किया कोई नहीं था, ये तो साफ मुकर गए। TTP भी उन्हीं मुल्ला बरादरान और उसी इमाम को मानते हैं जिसको तालिबान मानते हैं। उनको भी पैसा और क्लाशनकोफ वहीं से मिलती है, उनको भी प्लानिंग वहीं से मिलती है। तो ये एक ही तस्वीर के दो रुख हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। तो आप मुझे बताएं कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, क्या ये कोई फ़लस्तीन की तंजीम थी या ये कोई चेचनिक थे, रशियन थे, कौन थे लोग? ये आप ही के तालिबान थे ना, तालिबान थे। अच्छा, एक सर एलिगेशन ये और लगाते हैं अपनी डिबेट्स में, जो आते हैं ना इनके पैनलिस्ट आते हैं या कोई यहाँ से जब बात करते हैं हमारे टीवी पे, ये कहते हैं कि जी TTP और इस तरह के जितनी तंजीमें हैं, कहते हैं उनको तो भारत फंडिंग कर रहा है। वो कहते हैं भारत जब कहता है कि जी ये TTP आप क्या की है, और यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और उन्होंने बच्चों को मारा, ये किया वो किया, तो ये कहते हैं नहीं उनको तो फंड तो आप कर रहे हैं, तो ये बीच में भारत की फंडिंग कहाँ से आ गई? जब कोई जवाब नहीं होता पाकिस्तान में किसी भी चीज़ का, तो फिर वो भारत उसमें काम आता है बहुत। और इसके लिए हम भारत सरकार के बड़े शुक्रगुजार हैं कि जो भी काम आपने नहीं भी किए वो हमने आपके खाते में डाल दिए। और नंबर 1 एजेंसी जो है ना, वो सिर्फ नंबर 1 एजेंसी किताबों में है, वरना बाकी आपके रॉ के एजेंट पूरे पाकिस्तान में घूम रहे हैं, NDS के एजेंट पूरे पाकिस्तान में घूम रहे हैं, और हमारी जो नंबर 1 ISI एजेंसी है उसको पता नहीं होता। तो आप लोग ये काम कैसे करते हैं ये हमें भी सिखाइए, कि ताकि हमारी ISI भी कुछ सीखे कि ये जो इतने एजेंट आपने डाले हुए हैं पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, सिंध में, वो कहाँ हैं? एक कुलभूषण ही क्यों पकड़ा गया और बाकी लोग क्यों नहीं पकड़े जा रहे? एक कुलभूषण को तबर्रुक के मिठाई के तौर पे, प्रसाद के तौर पे आपने रखा हुआ है दुनिया को दिखाने के लिए, आज तक एक रॉ का एजेंट नहीं पकड़ा आपने। ऐसा कैसे हो सकता है? तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, एक तो ये कि आप बिल्कुल नाअहल हैं, नाकाम है, फेल्ड है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि इंडिया ने कभी इन्फिल्ट्रेशन या रॉ के एजेंट भेजे ही नहीं, क्योंकि अगर वो भेजेंगे तो वो काम फिर पूरा करके जाएंगे ना। तो अब दोनों चीज़ों में से क्या है डिसाइड जो है दुनिया कर ले, लेकिन इल्ज़ाम हर चीज़ का भारत पे लगता है, लगता रहेगा। आसान टारगेट है। भारत ने कभी जवाब ही नहीं दिया, वो हंसते हैं बैठ के अपने ऐवानों में और कहते हैं कि ठीक है जी, उनको कहने दो, उनको कहने से क्या होता है। और आपके ख्याल में क्या पाकिस्तानी इस बात पे यकीन कर लेते हैं? पाकिस्तानी भी यकीन नहीं करते अब तो। नहीं, अब पब्लिक बड़ी स्मार्ट हो गई है और पब्लिक अब इनके इस तरह के स्टेटमेंट में नहीं आती, और इसी वजह से शायद ये परेशान भी हैं मीडिया के साथ। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।